कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है कुछ इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसकी वो कैसे होता है किसी कंडक्टर में, उसके बारे में बात किया जाएगा। और फिर एक टर्म हमारे सामने आएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर ईएमएफ ऑफ द सेल टर्म जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा जो है उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल में अंतर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या क्या अंतर है। तो इतना मैंने टारगेट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ और उसके आधार पर जो है क्वेश्चन को लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड, ठीक है। कोई अगर कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें अगर I इज इक्वल टू अगर 1 एम्पियर के बराबर अगर करंट बह रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, पर 1 सेकेंड बह रही है, ठीक है। और ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्मेट में हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है कि पर सेकेंड जो है जो इलेक्ट्रॉन्स जो बह रहे हैं वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन एलिमेंट्री चार्ज बोल लीजिए या इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए, एक ही बात है। तो हम मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, एलिमेंट्री चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं वो n हो रहे हैं। तो जितना चार्ज फ्लो होगा उनसे कितना होगा? n into e होगा। और e की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है, ओके। और समय कितना दिया जा रहा है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज E के बराबर है तो n इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? n into E होगा। और n इलेक्ट्रॉन हमने माना है कि 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, जिससे कितना 1 कूलम चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो गया? n into E डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। 1 एम्पियर है इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, n आई डोंट नो, and this is 1.6 into 10 to the power -19। तो इसको हल करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होगा। इतने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर जा रहे हैं पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर, अगर 1 एम्पियर की करंट उससे पास हो रही है तो, ठीक है, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1 into 10 to the power -11 meter at a frequency of 6.8 into 10 to the power 15 revolutions per second. Calculate the equivalent current। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका आने वाले समय में मतलब नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब एग्जैक्टली इस न्यूमेरिकल का नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे जो आइडिया हमको मिलेगा उसका प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नील्स बोर साहब ने क्या कहा था? नील्स बोर साहब ने कहा था कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये हाइड्रोजन के लिए दिया था या हाइड्रोजन लाइक के लिए। हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन में क्या अंतर है? बस एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए,
एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस पर चार्ज E है, E इज इक्वल कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मान लीजिए ये इधर की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसकी विपरीत दिशा में क्या माना जाता है, करंट की डायरेक्शन माना जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, चार्ज अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। और यहाँ पर देखिए ये रेडियस जो है, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर के बराबर है, ठीक है। और कितना, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा ले रहा है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड लगा दिया जा रहा है, ठीक है, पर सेकंड लगा दिया जा रहा है। तो इसके जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो अगर किसी जगह पर आप बैठ जाइए तो आपको दिखाई देगा कि चार्ज लगातार बह रहा है इससे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इससे कितनी करंट जनरेट हो रही है, इस RF में कितनी करंट बहती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है। Q कितना होगा, मान लीजिए अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो एक सेकंड में कितनी बार ये घूमेगा, n बार, और n क्या है 6.8 इंटू 10 पावर 15। तो n इंटू E के बराबर जो है, हर बार जितनी बार यहाँ से जाएगा उतना चार्ज, उतनी बार E के बराबर चार्ज यहाँ से पास हो जाएगा। तो कुल चार्ज कितना फ्लो करेगा, n इंटू E, कितने समय में, एक सेकंड में। तो n इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10 टू पावर कितना है 15 है, और E इज इक्वल टू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो दिस इज इक्वल टू 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 128 की 8 और 12 108। तो ये 10.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर के बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड दिस इज इक्वल 1.09 मिली एम्पियर के बराबर होगा। तो उसमें जो करंट कितनी बह रही है, 1.09 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखिए जहां इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर बह रहा है तो यहाँ पर ये मैग्नेट जैसे व्यवहार करने लगेगा। यही अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट जैसा व्यवहार करने लगे तो कितनी ताकत का ये मैग्नेट होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है, फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट I थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ है हमारे पास, और वो ग्राफ क्या है, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है। यहाँ टाइम है, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। टाइम इन सेकेंड इधर की तरफ प्लॉटेड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर इधर प्लॉटेड है, ठीक है। भला ये कैसे है, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो
ऐसे है 5 एम्पियर है, ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग 10 एम्पियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 सेकंड में करंट बढ़ रही है, 5 सेकंड तक करंट क्या हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो है करंट की वैल्यू जो है क्या रह रही है, कांस्टेंट बनी रह रही है, प्लॉट कांस्टेंट बनी रह रही है, ठीक है, ओके। तो कहा जा रहा है कि कितना चार्ज फ्लो किया इस पूरे समय अंतराल 0 से 10 सेकंड तक में, कितना चार्ज फ्लो किया। तो फ्लो ऑफ द चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो है I इंटू टी से तो मिल जाएगा, I इतने के बराबर है और T इतने के बराबर है, तो I इंटू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया वो मिल जाएगा। लेकिन 0 से 5 सेकंड के बीच में क्या है, करंट की वैल्यू बदल रही, तो आई तो फिक्स है नहीं। लेकिन हाँ, यह आइडिया जो हमारी जानकारी में है कि अगर करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचा गया तो उसके नीचे का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। तो अगर इस एरिया को भी अगर निकाल लिया जाए तो यह जो 0 से लेकर के 5 सेकंड में बहने वाले चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली O A B C D अगर कर दिया जाए तो चार्ज फ्लोन through the conductor Q is equal to area below IT ग्राफ मतलब करंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया OAD प्लस एरिया ABCD है। OAD कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस OD इंटू एल्टीट्यूड AD हो जाएगा, प्लस एरिया ABCD क्या हो जाएगा, आप AB इंटू AD लिख सकते हैं, ब्रेथ इंटू लेंथ। तो 1/2 इंटू OD इज इक्वल टू 5 सेकेंड, AD इज इक्वल टू 5 एम्पियर, प्लस 1/2 AB is equal to 5 second and AD is equal to 5 एम्पियर। ये 1/2 यहाँ कहाँ से आ गया, गलत आ रहा है, 1/2 तो ही, तो ये 25 हो गया और ये 12.5 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 37.5 कूलम है। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ वो कितना फ्लो हुआ, 37.5 कूलम के बराबर चार्ज फ्लो हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज QT इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। पहला इसमें क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B एंड C। और दूसरा है द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन SI यूनिट्स आर 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट T इक्वल टू 5 सेकेंड है। किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो चार्ज फ्लो हो रहा है समय t में वो ऐसे दिया जा रहा है, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि भैया A, B और C का डायमेंशनल फार्मूला ही बताइए। पहली बात ये तो क्लास 11 से रिलेटेड पूछ दिया, लेकिन मैं करूंगा इसको, घबराइए। और कहा जा रहा है कि अगर A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 1 अगर हो तो T 5 सेकेंड पर कितनी करंट बह रही है, वैल्यू ऑफ द करंट कितनी है। तो पहले आइए, अगर ये फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, सेम हुआ। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q must be equal to the dimensional formula of A into T square plus the dimensional formula of B into T plus the dimensional formula of C होना चाहिए।
द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू क्या है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट इनटू टाइम। ए का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे कर लीजिए और टी स्क्वायर का क्या हुआ, टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी को अलग कर लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इंटू टी हो जाएगा, स्मॉल टी का डायमेंशनल फार्मूला टी टू द पावर 1 है, प्लस सी का डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ बराबर होना चाहिए, है ना, यहाँ बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फार्मूला सही है तो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए, मतलब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 लीटर, अगर 5 लीटर है तो ये 2 लीटर प्लस 2 लीटर प्लस 1 लीटर लिखा जा सकता है, तो यहाँ यूनिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उसी तरह डायमेंशनली इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो क्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एटी स्क्वायर, वो बीटी का और वो सी का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। करंट का क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, टी होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बी इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी क्या हो जाएगा, ए इंटू टी, करंट का भी हो जाएगा। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी कम्स आउट टू बी द ए टी। और यहाँ पर अगर यह बराबर इसके है तो ए को यहाँ रोक करके अगर टी स्क्वायर को नीचे अगर ला दिया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए टी बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देते इज इक्वल टू ए टी टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी टी बराबर ए टी लिखा जा सकता है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू ए टी बाई टी हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए जो है क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी जो हो रहा है ए टू टी चार्ज का आ रहा है, और जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये कहा जा रहा है कि टी को 5 सेकेंड पर बताइए कि कितनी करंट बह रही है ना, और दिया गया ए बराबर 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 1 है ना। ए इज इक्वल टू, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 5 के बराबर है तो 5 इंटू टी स्क्वायर, और बी बराबर 3 है 3 इंटू टी, और सी बराबर 1, ठीक है। तो अगर इसको रख दिया जाए तो किसी क्षण पर जो करंट की वैल्यू होती है आई टी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यह डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 3t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1, और 5 को बाहर कर दीजिए तो यह 2t हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t हो जाएगा, प्लस 3 बाहर हो जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये 10t प्लस 3 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t इज इक्वल टू दिस मच। हम सारा सिस्टम मान करके चलेंगे, ऐसा ही सिस्टम है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ करंट एट 5 सेकेंड इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 50 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 एम्पियर, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितनी करंट बह रही है, 53 एम्पियर के बराबर करंट बह रही है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I is equal to I naught plus alpha into t, where I naught is equal to 10 ampere and alpha is equal to 4 ampere per second. Find the charge that flows through a section of the wire in 10 seconds. ये अच्छा क्वेश्चन है।
किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से जो करंट बह रही है समय t पर, वो कितने के बराबर बह रही है? I नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, जहां I नॉट क्या है? 10 एम्पियर है, अल्फा क्या है? 4 एम्पियर पर सेकेंड है, टी क्या है? टी है, तो I t इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि करंट बह रही है तो चार्ज बह रहा होगा, तो 10 सेकेंड में जो है कितना चार्ज बह गया, मतलब शून्य से लेकर के 10 सेकेंड में कितना चार्ज बह गया। तो आप देखिए I को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को आप लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4 टी हो जाएगा। तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो अगर समयांतराल डी टी अगर आपने दिया तो उस समय चार्ज कितना हो गया? फ्लो हो गया, डी क्यू हुआ। अब मान लीजिए कि 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच के टाइम इंटरवल को आपने छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर आपने बांट कर लिया है और हर छोटे इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, देखिए t इक्वल 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड, हर छोटे इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया उसको निकाल लिया जाए और हर इंटरवल के लिए जो निकला है उसको जोड़ दिया जाए, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ वो पता चल जाएगा। और आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि इस कंटिन्यूअस जोड़ का तरीका क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर चार्ज फ्लोन क्यू इन 10 सेकेंड, आई मीन 0 से लेकर 10 सेकेंड में, वो सभी डी क्यू को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 10 एंड यहाँ 10 प्लस 4t dt हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 0 टू 10 dt प्लस इंटीग्रल 4t 0 टू 10 dt हो जाएगा। 10 तो बाहर चला जाएगा और dt और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा t, तो 10 यहाँ पर बचा t 0 टू 10 प्लस 4 बाहर चला जाएगा, यहाँ t स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 10। अब यहाँ पर अगर आया जाए तो यह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 0 पर 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 प्लस, अब देखिए 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पर, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और t बराबर 100 रखेंगे तो t स्क्वायर बराबर t बराबर अगर 10 रखेंगे तो t स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, और t बराबर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू 2, देखिए 2 यहाँ पर ला करके कट कर चुके हैं, तो ये 200 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 कूलम। यानी 0 से लेकर के 10 सेकेंड में जो है 10 सेकेंड में 300 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है इधर की तरफ जाएगा, और ये जो फोर्स होगा वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होगा। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स होगा वो चार्जेस के कारण नहीं आएगा, वो किसी और कारण से आएगा। ठीक है, तो ये माइनस होता चला जाएगा, है ना। ठीक है, चार्जेस के सेपरेट होने के कारण क्या होगा? एक प्लेट निगेटिव होती चली जाएगी और दूसरा प्लेट क्या होगा? पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जनरेट होने लगेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट होने लगेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगाने लगेगा? इधर लगाने लगेगा। ठीक है, तो इस पर फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने लगेगा, और जो केमिकल्स के कारण जो है जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, आप Fn बोल दीजिए, वो इधर लग रहा है, तो अब दोनों क्या करने लगेंगे? अपोज करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब Fn और Fe क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तब फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे जब फ्लो बंद होगा तब तक इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका रहेगा। क्यों क्रिएट हो चुका रहेगा? ये पॉजिटिव हो चुका रहेगा और ये निगेटिव हो चुका रहेगा, तो माइग्रेशन बंद हो जाएगा। ओके,
तो ये फोर्स क्या कर रहा था, चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहा था और फोर्स लगा करके जो है इधर की तरफ ले जा रहा था। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर है, ठीक है। तो ये चार्जेस पर वर्क कर रहा था और एक साइड से दूसरे साइड पर फ्लो करा करके ले जा रहा था, ठीक है। तो जो सेल के केमिकल के द्वारा वर्क किया गया, मान लीजिए W किया गया, कितना चार्ज को फ्लो कराने के लिए, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाने के लिए Q, है ना। Q चार्ज को के लिए वर्क कितना किया गया, W। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा, W बाई Q, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल के मटेरियल द्वारा किए गए पर यूनिट चार्ज फ्लो EMF of the cell is the work done per unit charge। और ये चार्ज कहां से कहां जा रहा है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जा रहा है। तो यह कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है, चार्ज के ऊपर किया जा रहा है, जिससे वह चार्ज एनर्जाइज हो जा रहा है, यानी केमिकल से चार्ज को एनर्जी मिल रही है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपने एक बल्ब लगा दिया तो क्या होगा, यह पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो चार्जेस को क्या मिल गया, रास्ता, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया, ठीक है। रास्ता मिल गया तो वो आकर के पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म होने लगेंगे, इलेक्ट्रिक एक फील्ड जो जनरेट हुआ था वो खत्म होने लगेगा। तो यह जो केमिकल के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फिर क्या करेगा, चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को इधर और नेगेटिव चार्जेस को इधर फ्लो कराना चालू कर देगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होने लगेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना रहेगा, लेकिन हाँ उस जैसे ही ये बाहर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक सेल में केमिकल उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सेल का ईएमएफ क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी सर्किट में जब आप सेल को लगाते हैं तो यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में, है ना, देखिए बल्ब कंज्यूम करेगा एनर्जी को, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव पर आ रहा है, तो उसी नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर भेजा जा रहा है, तो भला नेगेटिव प्लेट जो है उस नेगेटिव चार्ज को अपने पर अस्वीकार क्यों करेगा, नेगेटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो वो स्वीकार करेगा नहीं। तो जब स्वीकार नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके बावजूद स्वीकार नहीं, रिपल्शन के कारण वो स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी वो वहां जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको धकेल करके वहां पर ले जा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो उसी के टर्म में जो है, वर्क के टर्म में जो है हम लोग सेल की ताकत को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के बारे में नहीं बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। अगर 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाया जाए, जितना कार्य सेल का केमिकल करेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, सेल के मटेरियल के द्वारा पर यूनिट ऑफ चार्ज कितना चार्ज किया, कितना वर्क किया जा सकता है, उसको वो मेजर करता है, ठीक है। तो अगर किसी सेल के ऊपर 12 वोल्ट लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव प्लेट से 1 कूलम चार्ज को केमिकल के द्वारा पॉजिटिव प्लेट में पहुंचाने के लिए 12 जूल कार्य करना पड़ा है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब क्लियर हो गया आपको। अब जो है ईएमएफ ऑफ द सेल की जो डेफिनेशन है और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उनमें सिमिलरिटी लग रही है। हाँ बिल्कुल, यह जूल पर कूलम यूनिट वाइज भी जूल पर कूलम है, जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल भी वोल्ट ही उसका यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या है, वोल्ट ही है।